बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस करने को, और उस लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन जब मैं मोमेंटम की बात करूंगा तो मेरा मतलब होगा लीनियर मोमेंटम। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास और भी किस्म के मोमेंटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे घूमती हुई चीजों के पास भी मोमेंटम होता है। उसे मैं लीनियर मोमेंटम नहीं कह सकता क्योंकि वो रोटेट कर रही है बॉडीज, तो मैं कहूंगा उनके पास एंगुलर मोमेंटम है। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। नाउ स्टूडेंट्स, ये लीनियर मोमेंटम का लॉ जो है ये कैसे आया, इसके पीछे क्या थॉट थी? स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल। न्यूटन क्रेडल में अगर आप देखें, आप एक बॉल को पीछे लेकर जाकर छोड़ें तो आप देखेंगे कि वो जब हिट करेगी तो आगे भी एक ही बॉल जाएगी उसी हाइट तक। और अगर आप इसी तरह से दो बॉल्स जो हैं उनको इस तरह से हिट करें तो हमारे पास दो बॉल्स आगे जाएंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यार ये जो कोलिजन हो रहे हैं ये रैंडम नहीं है, ये बगैर किसी कानून के, बगैर किसी लॉ के नहीं हो सकते, बल्कि लग ऐसे रहा है जैसे इनके पीछे कोई प्रॉपर रीजन है, कोई प्रॉपर लॉजिक है। वो लॉजिक जब चीजें टकराती हैं, वो कानून जब चीजें टकराती हैं तो वो किन कानून पर अमल करते हैं, किन लॉज को फॉलो करते हैं, क्योंकि रैंडम तो नहीं है। रैंडम होता तो क्या होता कि एक बॉल टकराए तो कभी दो आगे चली जाए, कभी तीन आगे चली जाए। लेकिन हम देखते हैं जब भी एक बॉल आती है तो एक बॉल आगे जाती है, जब दो बॉल्स आती हैं तो दो बॉल्स आगे जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई प्रॉपर लॉ है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्चुअली में है क्या। स्टूडेंट, इस लॉ को पढ़ने से पहले आपको दो बातें बताऊंगा। पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम एक सिस्टम इमेजिन करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों के सामने बताया, मैं भी बताता हूं, इन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको दो बॉल्स नजर आ रही हैं। याद रखिएगा, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी ही कंट्रोल्ड सिचुएशन में उसको पढ़ना होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें बाहर से किसी किस्म की फोर्स ना लग रही हो, तभी हम सिस्टम को प्रॉपरली पढ़ पाएंगे, स्टडी कर सकेंगे। इसका मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो। स्टूडेंट्स, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम इमेजिन किया। तो व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? इन विच no external force acts on the system। बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स ना लग रही हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये एक कंटेनर लूं गैसेस का, अब क्योंकि ये कंटेनर क्लोज है तो इस गैसेस पर बाहर से किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग सकती। तो फिर ये जो टकराएंगे, जो भी चेंजेस आएंगी वो विद इन द सिस्टम होंगी, उसी सिस्टम के अंदर से होंगी। बाहर से कोई फैक्टर इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं कि क्लोज कंटेनर ऑफ गैस। अब आइसोलेटेड सिस्टम तो हम लोगों ने इमेजिन कर लिया। उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मजीद हमने क्या चीजें इमेजिन करनी है वो भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसको मैं कहूंगा एक्सप्लेनेशन। आपको मालूम है जब भी मैं एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं तो यूजुअली उसमें जो पहला पैराग्राफ होता है आपके आर्टिकल का, जिसमें उसने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया होता है, वो आपने लिखना है। तो मैं इसमें यहां पर फिर से लिख देता हूं कि आपने अपनी बुक की जो लाइंस हैं कोशिश करें एग्जैक्ट वही लिखें। लेकिन उसमें क्या चीज आएगी वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने इमेजिन करनी है कि आपके पास दो बॉल्स हैं, क्योंकि आप मोमेंटम को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए चीजों को टकराना जरूरी है, तो कम से कम दो चीजें तो होंगी हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया
कि हमारे पास क्या है, टू स्मूथ बट हार्ड बॉल्स। अब ये स्मूथ और हार्ड, ये दो वर्ड्स हैं, क्यों डिस्कस किए? ताकि हमारी स्टडी जो है वो ज्यादा प्रिसाइज हो। स्मूथ बॉल्स क्या होंगी स्टूडेंट्स? अगर आप देखें, ये मेरे पास एक स्मूथ बॉल नहीं है, क्योंकि इसकी जो हमारे पास बाउंड्री है, आप देख रहे हैं कहीं ऊपर है कहीं नीचे। अगर ये बॉल जब टकराएगी तो टकराने के बाद आपके पास जो दोनों बॉल्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी। पढ़ा इस सिस्टम को भी जा सकता है, लेकिन हम सिंपल सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम स्मूथ बॉल्स लेकर आएंगे। स्मूथ बॉल्स में खास बात क्या होगी, जब ये टकराएंगी, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ है, इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल स्मूथ है, तो टकराने के बाद आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो इन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टडी थोड़ी सी आसान है। दूसरा वर्ड क्या है जी? दूसरा वर्ड है हार्ड बॉल्स। आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करना था आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें बाहर से कोई चीज अंदर ना आए, फोर्स आई मीन। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम वो भी होता है जिसमें अंदर से कोई चीज बाहर ना जाए। मिसाल देता हूं, ये देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास अगर एक स्टील बॉल हो और उसके सामने एक ऐसी बॉल हो जो हार्ड नहीं है, अगर ये टकराएगी तो आपको मालूम है टकराने के बाद ये उस बॉल का स्ट्रक्चर डिफॉर्म कर देगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगी। स्टूडेंट, ऐसा करने के लिए एनर्जी यूज होती है, और वो जो एनर्जी है वो हीट बनकर रिलीज हो जाती है। यानी आपके सिस्टम से कुछ एनर्जी निकल गई। जब आपकी सिस्टम से कुछ एनर्जी निकल गई, आपका सिस्टम तो आइसोलेटेड नहीं रहा, क्योंकि हम तो डिस्कस करना चाह रहे हैं सिस्टम को सिर्फ उस सिचुएशन में जब उसके अंदर से चेंजेस आए और सारी की सारी एनर्जी उस सिस्टम के अंदर मौजूद रहे। इसलिए हम कैसी बॉल्स लेंगे? हार्ड बॉल्स। जैसे दो स्टील की बॉल्स अगर जब ये टकराएंगी तो टकराने के बाद ये डिफॉर्म नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत सख्त है, हार्ड है। तो इस सूरत में हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे? ये देखिए, अब आप लोगों ने ये सिस्टम ले लिया, हमने दो बॉल्स ले ली, और आप ये सारी बातें लिखेंगे जो अब मैं नहीं लिख रहा। और आपने क्या लिखना है इसमें जी? आपने लिखना है कि कंसीडर टू बॉल M1 एंड M2। ये दो बॉल्स इमेजिन करें, एक का मैस M1 है और एक का मैस M2 है। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लिखेंगे कि बॉल M1 इज मूविंग विद वेलोसिटी V1 एंड बॉल M2 इज मूविंग विद वेलोसिटी V2 इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं। यानी कि आप यूं जैसे समझ लें, दो कार्स जब एक दूसरे को चेज कर रही हूं, पीछा कर रही हूं एक दूसरे का, तो वो वाला सिचुएशन बनेगी। और यहां पर मैं इमेजिन करूंगा कि ये जो वेलोसिटी है V1 इसको भी वेक्टर, और ये जो वेलोसिटी है V2 इसको भी वेक्टर ही कंसीडर करूंगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास V1 वेलोसिटी है ये V2 की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी जाकर हिट करेगा ना। अगर अगली गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो, पिछली की कम हो, तो वो तो कोलिजन करेंगे ही नहीं। इसलिए पिछली की स्पीड ज्यादा होना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी स्पीड ज्यादा हो इससे। ये अभी तक कोलाइड नहीं किए, इसलिए मैं कह रहा हूं दिस केस इज बिफोर कोलिजन। तो आप कुछ लाइंस लिख देंगे बिफोर कोलिजन के बारे में जो मैंने आपको बताया। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे दोनों बॉल जिस लम्हे टकराएंगे, इसे बोलेंगे एट कोलिजन। जिस लम्हे वो टकराएंगी, तो आपको मालूम है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब जो दो चीजें कांटेक्ट में आए, टकराएं, तो फिर एक फोर्स अगर दूसरे पर एक्शन लगाए, एक बॉल अगर दूसरे पर एक्शन लगाए, तो दूसरी बॉल पहले पर रिएक्शन भी करेगी। तो हम यहां पर देख रहे हैं दो फोर्सेस। M1 ने M2 पर जो फोर्स इधर को उसको जो धक्का दिया, इसे हम बोलते हैं कि दिस इज आवर एक्शन F। और उसके नतीजे में M2 ने M1 को वापस भी एक धक्का दिया, इसे हम बोलते हैं कि ये है उसका रिएक्शन। और स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, आगे भी बताऊंगा वैसे, कि एक्शन और रिएक्शन आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं और डायरेक्शन में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ। ये है कोलिजन होते वक्त की स्टेट। नाउ स्टूडेंट, जब कोलाइड करेंगे वेलोसिटीज तो चेंज हो जाएंगी। पहले इसकी वेलोसिटी थी V1, अब इसकी कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी होगी V1 डैश। ये डैश, डैश का मतलब है आफ्टर कोलिजन। और इसकी वेलोसिटी थी V2,
अब इसकी वेलोसिटी होगी v2 डैश। अब हम जरा देखते हैं ये कोलिजन जो है इसमें क्या खास बात है और ये किस असूल या किन लॉज को फॉलो करते हुए ये कोलिजन हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपने देखनी है। सबसे पहले आप बताएंगे सिस्टम में क्या है, उसके बाद आप बताएंगे टकराने से पहले की क्या सिचुएशन है, फिर आप बताएंगे टकराते हुए क्या हुआ एक्शन और रिएक्शन, और फिर आप बताएंगे टकराने के बाद वेलोसिटीज v1 डैश और v2 डैश होगी। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ बन जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मैथमेटिकल डेरिवेशन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो आज मैं जितनी भी क्वांटिटीज लूंगा उनको मैं वेक्टर लिखूंगा भी और उनके ऊपर एरो हेड भी बनाऊंगा जो कि वेक्टर की निशानी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज मैं हर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंपल्स का। मेरे लास्ट लेक्चर में इंपल्स का टॉपिक था। अब मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करता, बस आपको इतना बताता हूं कि इंपल्स किसी बॉडी पर चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती। तो मैं कहता हूं एज वी नो दैट इंपल्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम, कि उस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। और इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, और चेंज इन मोमेंटम को मैं डेल्टा पी लिख देता हूं। ये बेसिकली आप लोगों ने लास्ट टाइम इंपल्स के बारे में डिस्कस किया। अगर आप मजीद इंपल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें जिसमें इंपल्स से रिलेटेड काफी एग्जांपल्स मैंने दी थी। नाउ स्टूडेंट्स जरा इस बात को देखते हुए हम इंपल्स फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट बॉल की, इंपल्स ऑफ फर्स्ट बॉल। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंपल्स ऑफ फर्स्ट बॉल कैसे फाइंड आउट करनी है। इंपल्स किसके बराबर है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। फर्स्ट बॉल पर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, एफ डैश। तो मैं कहूंगा कि यहां पर हमारे पास एफ डैश मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वेक्टर का निशान डालना नहीं भूलना आपने। ये किसके बराबर होते हैं इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दो। देखिए टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम कितना है पहली बॉल का, m1 v1 डैश। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये तो आप लोग जानते हैं। तो m1 v1 डैश माइनस करूंगा इनिशियल मोमेंटम यानी टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने से पहले इसका मोमेंटम है m1 v1। नाउ स्टूडेंट्स इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और आप देख रहे हैं कि मैं वेक्टर के निशान डालना भूल नहीं रहा। नाउ स्टूडेंट्स अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि इसी तरह से हम इंपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड बॉल पर। तो इंपल्स ऑफ सेकंड बॉल, तो सेकंड बॉल को जरा देखते हैं। सेकंड बॉल पे भी इंपल्स तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ही होगा ना। तो सेकंड बॉल पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, सेकंड बॉल पर जो फोर्स लग रही है वो एफ है और साथ टाइम का प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स एफ के ऊपर वेक्टर का निशान डालना नहीं भूलना। किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। ये देखते हैं जी, फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉल का कितना है, m2 v2 डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, m2 v2 टकराने से पहले। नाउ स्टूडेंट्स इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दोनों बॉल्स के इंपल्सेस फाइंड आउट कर लिए। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। तो मैं लिखता हूं कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशंस कैसे ऐड की जाती हैं, जब दो इक्वेशंस को ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड की जाती है और राइट हैंड साइड में ऐड की जाती है। सिंपल इज दैट। तो हम क्या करेंगे, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, एफ
डैश मल्टीप्लाई बाय टी प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड एफ मल्टीप्लाई बाय टी। स्टूडेंट्स कोई गलती नजर आ रही है उसमें? हाँ जी, वेक्टर का निशान नहीं डाला मैंने। नाउ स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में ऐड होगी। पहले इसकी राइट हैंड साइड लिखता हूं m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। स्टूडेंट्स वेक्टर के निशान भी देख लीजिए, सारे डाल रहा हूं। अब जरा देखिए, हम यहां से t कॉमन ले सकते हैं, ये भी t है ये भी t है, तो t एक दफा कॉमन ले ले। तो जब मैं t कॉमन लूंगा अंदर क्या रह जाएगा जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां से रह जाएगा f डैश प्लस यहां रह जाएगा f। यहां पर हमारे पास बाकी चीज एज इट इज रहेगी, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। स्टूडेंट्स अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई। मैंने आपको बोला कि याद है ये एक्शन और ये रिएक्शन है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं इसी बात का रेफरेंस दूंगा कि एज f एंड f डैश क्या है, ये आर एक्शन एंड रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं न्यूटन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ? एक्शन एंड रिएक्शन आर equal but opposite in direction, but opposite in direction। now students यहां से मैं मैथमेटिकली कह सकता हूं कि एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर है, यानी f और f डैश आपस में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फिर यहां पर नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। तो ये है हमारे पास न्यूटन का थर्ड। स्टूडेंट्स अगर दो चीजें बराबर हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जब मैं उनको ऐड करूंगा तो इनका तो आंसर 0 नहीं आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि हैंस, यहां से मैं कह सकता हूं कि f डैश और f का जो सम है वो 0 आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा केयरफुली बोलूं तो 0 नहीं कह सकता, नल वेक्टर कहूंगा, क्योंकि दो वेक्टर्स का जो सम आता है वो 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 स्केलर है, तो वो भी एक वेक्टर आएगा जिसे हम नल वेक्टर कहते हैं। तो ये जो नल वेक्टर है ये मैं इसकी जगह पुट करूंगा तो पूरी राइट हैंड साइड जो है वो 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई होकर। तो यहां पर हमारे पास आ गया 0। यहां क्या रह गया जी m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। नाउ स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हम नेगेटिव टर्म एक तरफ ले जाते हैं ताकि वो भी पॉजिटिव हो जाए। ये देखिए माइनस m1 v1 उधर जाकर प्लस m1 v1 माइनस m2 v2 भी उधर जाकर लेफ्ट साइड पर प्लस m2 v2, ये दोनों चले गए, ये रह गई वापस इसी जगह पर m1 v1 डैश, और ये भी यहां रह गई m2 v2 डैश। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और अभी मैं इस इक्वेशन को आपको बताता हूं कि इसको पढ़ना कैसे। ये देखिए चार टर्म्स नजर आ रही हैं, दो लेफ्ट साइड पर दो राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पर जो दोनों टर्म्स है अगर आप गौर करें तो उनमें डैश नहीं है,
जबकि राइट साइड पर जो दोनों टर्म्स हैं उनमें डैश है, और डैश किसकी निशानी है स्टूडेंट्स? आफ्टर कोलेजन, और डैश के बगैर वाली टर्म्स बिफोर कोलेजन। यानी कि ये तो टकराने से पहले की सिचुएशन बता रहा है और ये टकराने के बाद की सिचुएशन। M1V1, M1 तो पहली बॉल थी, तो ये क्या हुआ फिर? ये पहली बॉल का मोमेंटम हुआ, और वो भी कब? टकराने से पहले। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? M2 दूसरी बॉल, और डैश भी नहीं है, ये दूसरी बॉल का मोमेंटम हो टकराने से पहले। पहली बॉल का मोमेंटम टकराने से पहले, दूसरी बॉल का मोमेंटम टकराने से पहले, तो मैं कहूंगा ये तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम हुआ टकराने से पहले। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर जो चीज लिखी है एक्चुअली में वो क्या है? दिस इज टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम, दोनों बॉल्स का लीनियर मोमेंटम या पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम में दो बॉल्स ही तो थी। नाउ स्टूडेंट्स जरा राइट हैंड साइड को ट्रांसलेट करते हैं। M1 पहली बॉल, लेकिन डैश आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं टकराने के बाद की बात कर रहा हूं। तो फिर ये क्या हुआ? ये मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल हुआ आफ्टर कोलिजन, और ये क्या हुआ फिर? मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। और फिर ये राइट हैंड साइड पूरी की पूरी क्या है? कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। स्टूडेंट्स यहां से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टेट करने का एक चांस मिलता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो जिसमें बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, तो फिर जो टोटल लीनियर मोमेंटम है टकराने से पहले, वही टोटल लीनियर मोमेंटम होगा टकराने के बाद। यानी एक बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, दूसरी बॉल का भी मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का चेंज या डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो हम यहां से इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, और यही एक्चुअली इसका कंक्लूजन होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि भाई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर है। यानी कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज 0। याद रखिएगा कि पूरे सिस्टम को अगर हम देखें, कुल मिलाकर, एक बॉल को नहीं, एक ऑब्जेक्ट को नहीं, पूरे सिस्टम को देखें, तो हम देखेंगे कि उसमें कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ पूरे सिस्टम का। लेकिन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो पहली बॉल है, लेकिन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास दूसरी बॉल थी, इसको तो पीछे से एक धक्का लगा था, इसको तो स्पीड बढ़ गई थी। स्पीड बढ़ने का मतलब इसका मोमेंटम बढ़ गया था। तो फिर टोटल मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रह सकता है स्टूडेंट? एक ही सूरत में, जब अगर इसका मोमेंटम आगे को बढ़ा है तो इसकी स्पीड कम हो, यानी कि इसका मोमेंटम फिर कम होगा। तो यानी कि हमें पता चला कि जिस तरह से एक्शन और रिएक्शन होते हैं, यानी आगे को एक धक्का पड़ता है तो पीछे को भी एक फोर्स लगती है, इसी तरह से अगर आप आगे को एक मोमेंटम जनरेट करेंगे तो पीछे को भी एक मोमेंटम जनरेट होगा। अगर हम एग्जांपल लें एक गन की, तो जब आप गन को फायर करते हैं तो गन को फायर करेंगे, बुलेट आगे को एक फॉरवर्ड मोमेंटम लेगी ना, लेकिन हमें मालूम है कि अगर ये नया मोमेंटम जनरेट हुआ है तो इसको कैंसिल करने के लिए पीछे को बैकवर्ड भी कोई मोमेंटम होगा, ताकि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहे, टोटल मोमेंटम चेंज ना हो। तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जब फायर करते हैं तो जो गन होती है उसको एक बैकवर्ड थ्रस्ट, एक पीछे को एक धक्का लगता है और वो अच्छा खासा स्ट्रांग होता है।
तो ये सारी बातें हमें किस तरह से पता चली, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से पता चली। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक दफा फिर बता दूं कि अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करते देखना चाहते हैं तो आपको मोमेंटम को एज ए वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।